हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाई। आज हम पढ़ेंगे अपना आधुनिक भारत का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां। ठीक है, तो ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां का चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले के जो भी टॉपिक्स हैं आपने अगर नहीं देखा है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। अभी तक बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं, लगभग 20-22 लेक्चर हो चुके हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां। तो अगर हम अंग्रेजों की बात करें, ब्रिटिशर्स की बात करें, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने न सिर्फ अपनी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को न सिर्फ व्यापारिक बनाए रखा, बल्कि इसको इन्होंने अब प्रशासनिक शक्ति के रूप में भारत में उभारना शुरू कर दिया। और उसी क्रम में क्या हुआ, फिर आगे चलकर इन्होंने इसको भारत की जो सांस्कृतिक नीतियां थी, सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियां थी, धार्मिक नीतियां जो थी, उसमें भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। मतलब वो पूरी तरह से अब भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने में लग गए। बिगाड़ने में क्या लग गए? उनका जो मेन मुख्य उद्देश्य था, यहाँ पर व्यापार करना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बाजार जो था भारत में उसको नियंत्रित करना, क्योंकि इंग्लैंड में हो चुकी थी औद्योगिक क्रांति और वहां से कच्चे माल की जो जरूरत थी वो भारत से पूरी होती थी, और फिर भारत वहां पे जो भी माल बनाया जाता था उस माल को फिर बनाकर भारत में ले आकर बेच दिया जाता था। तो इसके लिए क्या हुआ था? इसके लिए ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो उसी क्रम में ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया कि 3-4 क्रम है यहाँ पे, विकास के विभिन्न चरण हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो 4 चरण हैं, 4 चरणों में हम समझेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक नीति को प्रभावित किया। ठीक है, पहले तो क्या था, स्टार्टिंग में इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति बनाई रखी, लेकिन आगे चलकर फिर धीरे धीरे इन्होंने सक्रिय हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। फिर आगे चल के 1857 में जब क्रांति हुई, तो 1857 की जो क्रांति थी उसमें सीधे से ये बात उभर के आई, क्रांति हुई है, सारी क्रांति का जो मुख्य कारण था वो धार्मिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप था। मतलब अगर कोई भी यहाँ पे केस हुआ यहाँ पे इंडिया में, तो उसका मुख्य कारण क्या था? धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां। क्योंकि जब कोई धर्म में किसी की घुसता है तो बातें बिगड़ जाती है। अगर आप नॉर्मल कोई काम करेंगे तो चीजें सामान्य रहेंगी, लेकिन जैसे ही धर्म की बात आती है तो लोग उग्र हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया? यहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश की। तो आज हम विकास के विभिन्न चरण पढ़ेंगे। ठीक है, कि विकास के विभिन्न चरण जो थे उसमें क्या क्या, कैसे कैसे अंग्रेजों ने यहाँ की जो सामाजिक सांस्कृतिक नीति थी उसको प्रभावित किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला है प्रथम चरण, 1757 से 1813 तक था। देखिए 4 चरण में हमने समझाया है सारी चीजों को, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। पहले चरण में क्या था? 1757 से 1813 तक था प्रथम चरण, जिसमें अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। ठीक है, पहले मैं बता देता हूं चारों नॉर्मल, उसके बाद फिर हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा था द्वितीय चरण, 1813 से 1858 तक, जिसमें सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई, सक्रिय हस्तक्षेप किया गया। उसके बाद तृतीय चरण 1858 से 1885 तक, इसमें सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया गया। और उसके बाद था चतुर्थ चरण, वो उसमें 1885 के बाद हुआ ये, इसमें राष्ट्रवादियों के दबाव में नीति निर्माण किया गया। राष्ट्रवादियों का मतलब है कि 1885 के बाद क्या हुआ था कि कांग्रेस की स्थापना हो गई थी भारत में, और कांग्रेस की स्थापना के साथ ही क्या हुआ, एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी दल उभर कर सामने आया था। और उसी राष्ट्रवादी दल की वजह से क्या हुआ कि जो भारत की जो उस समय की नीतियां थी, जो जितनी भी नीति का निर्माण होता था वो राष्ट्रवादियों के दबाव में ही किया जाता था। ठीक है, तो ये 4 चीजें हमने देखी। अब हम इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। प्रथम चरण के बारे में 1757 से 1813 में, इसमें देखिए अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। अहस्तक्षेप की नीति का मतलब है कि हस्तक्षेप ना करना, हस्तक्षेप न करना। मतलब यहां पे क्या किया अंग्रेजों ने, ब्रिटिश कंपनी ने यहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। हस्तक्षेप इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग में, क्योंकि कंपनी 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। मतलब प्लासी के युद्ध के बाद जो अंग्रेजों की जो प्रशासनिक नियंत्रण था यहाँ पे भारत पे, वो धीरे धीरे अब सुदृढ़ होना स्टार्ट हो गया था। तो अगर अचानक यहाँ पे क्या करते, वो सामाजिक और सांस्कृतिक नीति को प्रभावित करते भारत की, तो उससे क्या होता? जन आक्रोश बढ़ता। क्या होता? जन आक्रोश बढ़ जाता। और जन आक्रोश बढ़ने की वजह से क्या होता कि लोग इनके खिलाफ हो जाते। ठीक है, लोग इनके खिलाफ हो जाते, पहला चीज था। और दूसरी बात कि ये नवनिर्मित कंपनी थी।
ठीक है। नवनिर्मित कंपनी का मतलब कि कंपनी की जो साख थी, कंपनी की जो स्ट्रेंथ थी, वो भारत में अब धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। अभी मजबूत नहीं हो पाई थी क्योंकि अभी उन्होंने प्रशासनिक कदम बढ़ाना स्टार्ट किया था, और ऐसे में अगर वो डायरेक्ट सामाजिक सांस्कृतिक नीति पर प्रहार करते तो यहाँ के लोग उग्र हो जाते और जन आक्रोश का सामना करना पड़ता, और शायद ऐसा होता कि वो यहाँ पे फिर किसी भी प्रकार का व्यापार न कर पाते और आगे कंपनी आगे न चल पाती। तो इन्होंने यहाँ पे हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि कंपनी का एक वर्ग जो था, मतलब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, देखिए सभी कंपनियों में क्या होता है, जितनी भी कंपनियां आई अंग्रेजों की यहाँ पे भारत में, उसमें सभी कंपनियों में कोई ना कोई ऐसा वर्ग रहा है, कुछ ऐसे लोग रहे हैं। जैसे आप अगर भारत की बात करें तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं, खराब होते हैं, जिनसे हम बात नहीं कर सकते, जिनके साथ हम नहीं रहना चाहते, वो सांप्रदायिक हो जाते हैं, बहुत मतलब अपने ये समझिए अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा वो दृढ़ मजबूती से चलते हैं और दूसरे की बात सुनते ही नहीं। तो ऐसे लोगों से हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों से हम दूरी बनाते हैं। लेकिन उन्हीं वर्ग में कुछ ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो मिलकर रहते हैं, साथ में मिलकर चलना चाहते हैं, सभी लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। तो उसी प्रकार क्या हुआ था कि उस समय जोनाथन डंकन और विलियम जोन्स जैसे व्यक्ति यहाँ पे मौजूद थे। जोनाथन डंकन एवं विलियम जोन्स, ठीक है। कौन कौन मौजूद था? जोनाथन डंकन एवं विलियम जोन्स। और ये वे लोग थे जिनका कहना था कि भारतीय साहित्य से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये भारतीय साहित्य का समर्थन करते थे, भारतीय साहित्य का समर्थन करते थे और कहते थे कि भारतीय साहित्य ऐसा साहित्य है जिससे बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ कि जो भारतीय साहित्य था उस समय, भारतीय साहित्य का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। ठीक है, क्योंकि देखिए लोग उस समय जो ब्रिटिश के लोग थे, जो अंग्रेज थे, वो भारतीय साहित्य को जान नहीं पाते थे पूरी तरह से। तो इसलिए क्योंकि भारतीय साहित्य लोगों की पहुंच तक पहुंचे, और वो कैसे सुगम हो सकता था वो चीज कि उनको उनके स्थानीय भाषा में लिखा जाए। तो अंग्रेजों के लिए उनकी स्थानीय भाषा अंग्रेजी थी, तो यहाँ पे भारतीय साहित्य का क्या किया गया, अंग्रेजी अनुवाद किया गया, जिससे ये भारतीय जो साहित्य था वो क्या हुआ, अंग्रेजों को भी समझ में आ सका, मतलब अंग्रेजों को भी इसकी महत्ता पता चली कि आखिर भारतीय साहित्य होता क्या है। तो ये जो था काल, प्रथम चरण का 1757 से 1813 का, ये हस्तक्षेप की नीति का काल था। इसमें कुछ ज्यादा चीजें बिगड़ी नहीं थी, सब चीजें लगभग नॉर्मल थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और जो अंग्रेजी अनुवाद जो ये लोग, मतलब कि जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया भारतीय साहित्य का, उसका सबसे बड़ा रीजन एक ये था कि भारतीय लोगों को समझने के लिए यहाँ के साहित्य को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम लोगों के संस्कृति को नहीं समझेंगे, लोगों के साहित्य को नहीं समझेंगे, तब तक हम उनके व्यवहार को उनके व्यवहार के बारे में नहीं जान सकते, या उनकी किसी भी सांस्कृतिक नीतियों के बारे में, सामाजिक नीतियों के बारे में नहीं जान सकते। किसी भी जगह अगर हमको शासन चलाना है तो पहले हमें वहाँ की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक जो स्थिति है उसको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही चीज क्या किया गया था, उस समय किया गया था 1757 से 1813 के बीच में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया द्वितीय चरण, यानी कि 1813 से लेके 1858 तक। ठीक है, और द्वितीय चरण में क्या किया गया था, द्वितीय चरण में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। अब देखिए, अब यहीं से शुरू होता है वो अनवरत चक्र, जहां से अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। तो 1813 से 1858 तक द्वितीय चरण में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई, और सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। और इसमें जो सक्रिय हस्तक्षेप की नीति का जो कारण था वो क्या था, वो कारण ये था कि अब औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की वजह से जो इंग्लैंड का सामान था, इंग्लैंड का जो वहाँ का निर्मित जो सामान था, जो वहाँ की फैक्ट्रियों द्वारा, वहाँ की मशीनों द्वारा जो निर्मित सामान था, उसको भारत में बेचना था। और उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए अंग्रेजों को बहुत सारे ऐसे हथकंडे अपनाने पड़े, बहुत सारी ऐसे बदलाव करने पड़े, और वो बदलाव सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों में भी किए गए, जिससे वे भारत से अच्छी तरह से व्यापार कर सकें और यहाँ पे पकड़ बनाए रख सकें। तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, इसमें द्वितीय चरण में यहाँ पे बेंथम और मिल, ठीक है, वहां पे ब्रिटेन में बेंथम और मिल की उपयोगितावादी विचारधारा का बहुत ज्यादा प्रभाव था। ठीक है, उपयोगितावादी विचारधारा।
बेंथम और मिल की उपयोगितावादी विचारधारा का बहुत ज्यादा प्रभाव था और उसी प्रभाव में आकर क्या किया गया, अब सुधारों पर बल दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, सुधारों पर अब बल दिया गया। सुधारों पर बल देने का तात्पर्य है कि अब ऐसे काम किए गए जिससे ज्यादा लोगों का ज्यादा लाभ सुनिश्चित हो सके। ज्यादा लोगों का ज्यादा लाभ मतलब हम कोई भी ऐसा काम करें कि हम उसमें ये समझिए कि अगर मान लीजिए कि कोई कॉलोनी है, ठीक है, कॉलोनी में 20 घर हैं और वहां पे हमको पानी की व्यवस्था करानी है, लोगों को पानी सप्लाई कराना है, तो हम उस कॉलोनी का पहले मैप देखेंगे और मैप के बाद हम ऐसी जगह पे, आपके पास मान लीजिए कोई एक ही साधन है वहां के लोगों को पानी उपलब्ध कराने का, तो आप क्या करेंगे, ऐसी जगह पे आप वहां का मैप देखने के बाद आप ऐसी जगह पे उसको लगवाएंगे, पानी का जो स्रोत रहेगा, जैसे मान लीजिए हैंडपंप हो गया या कुछ और हो गया, मोटर हो गया या कोई पानी का ट्यूबवेल हो गया, तो आप ऐसी जगह पे उसको स्थापित कराएंगे जहां से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। तो उसी क्रम में क्या किया गया, ज्यादा लोगों को ज्यादा लाभ सुनिश्चित करने के लिए बेंथम और मिल की उपयोगितावादी विचारधारा पर बल दिया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं और इसमें क्या हुआ। इसके अलावा अब बहुत सारे समाज सुधार के काम किए गए। ठीक है, अब उसके अलावा क्या किया गया, बहुत सारे सुधार कार्य किए गए, क्योंकि बेंथम और मिल की विचारधारा से प्रभावित था तो बहुत ज्यादा सुधार कार्य किए गए। और सुधार कार्य करने से क्या हुआ कि अब ब्रिटिश जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने अपने आप को प्रजा हितैषी के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया। मतलब लोगों को ये लगना चाहिए कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये प्रजा हितैषी है, किसी भी प्रकार से भारतीय लोगों के या भारतीय परंपरा के खिलाफ नहीं है। तो यहाँ पे बेंथम और मिल की उपयोगितावादी विचारधारा को ध्यान में रखकर ये चीजें की गई। अब आगे देखते हैं। अब देखिए उपयोगितावादी विचारधारा हुई। अब उपयोगितावादी विचारधारा के तहत क्या हुआ, उपयोगितावादी विचारधारा। अब इससे क्या हुआ, अब उपयोगितावादी विचारधारा से क्या हुआ कि लोगों को, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना जो माल था, मतलब जो भी कंपनी से निर्मित सामान था, उसको पहुंचाने के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी। बड़े बाजार की आवश्यकता थी। ठीक है, क्या थी, बड़े बाजार की आवश्यकता थी। और इसी क्रम में क्या हुआ, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई तथा परंपरागत समाज में हस्तक्षेप, आंशिक आधुनिकीकरण का प्रयास किया गया। आंशिक आधुनिकीकरण का प्रयास, इसी क्रम में क्या किया गया, आंशिक आधुनिकीकरण का प्रयास। क्योंकि जब बड़े बाजार की आवश्यकता होती है तो क्या करती है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, वहां पे आंशिक आधुनिकीकरण करती है, क्योंकि लोग जब आधुनिक होंगे तो ही वो आधुनिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो इन्होंने आंशिक आधुनिकीकरण करने की कोशिश की और इसी क्रम में उन्होंने भारत की एक, मतलब ऐसे वर्ग को तैयार किया जो रंग और रूप से तो भारतीय हो लेकिन वो विचारों से अंग्रेज हो। विचारों से अंग्रेज और रंग रूप से भारतीय हो, मतलब दिखने में तो भारतीय व्यक्ति हो पूरी तरह से, लेकिन उसका जो विचार हो वो अंग्रेजों से मिलता जुलता हो। और ऐसे व्यक्तियों के रहने का फायदा क्या रहेगा, एक तो वो जो ब्रिटिश निर्मित सामान रहेगा, ब्रिटिश जो बाजार की वस्तुएं रहेंगी उसको यहाँ पे सप्लाई करने में, लोगों को पहुंचाने में मदद करेंगे, लोगों को बताने का प्रयत्न करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे लिए कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। उसके साथ ही एक ऐसा वर्ग तैयार होगा जो कभी विद्रोह होगा या किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो इनका साथ देने के लिए वो वर्ग हमेशा तैयार रहेगा। ठीक है, साथ देने के लिए तैयार रहेगा। तो इन्होंने ऐसे वर्ग की तैयारी की और उसके साथ ही उनको सस्ते में श्रमिक भी मिल गए, मतलब कि जो लोग ऐसे थे क्लर्क का काम करने के लिए वो काफी उपयुक्त थे और वो लोग इनका काफी ईस्ट इंडिया कंपनी की काफी मदद करते थे। कि जो ये
वर्ग जो तैयार हुआ, इससे क्या हुआ, अब ब्रिटिश लोग ये भी बोल सकते थे, मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी ये भी बोल सकती थी कि जो भारतीय वर्ग है इसको हम तैयार करके क्या कर रहे हैं, तैयार करके सभ्य बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि उनको तैयार करके सभ्य बना रहे हैं। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अमेरिकी क्रांति से प्रभावित होकर, ठीक है, चूंकि अमेरिकी क्रांति हुई और अमेरिकी क्रांति में क्या हुआ कि अमेरिका आजाद हो गया। ठीक है, और अमेरिका आजाद होने के बाद क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कान खड़े हो गए और उसको ये समझ में आ गया कि भारत के जो लोग हैं अगर उनके साथ हम ज्यादा ज्यादती करेंगे या हम डायरेक्ट उनके ऊपर कोई ऐसी चीजें थोपेंगे जिससे वो प्रभावित होंगे, तो वो भी ऐसे ही अमेरिकी क्रांति के ही तरह, क्योंकि अमेरिका के लोग एकजुट हो गए उसी प्रकार भारत के लोग भी एकजुट होकर हमारा सामना कर सकते हैं। इसलिए क्या किया उन्होंने, अब भारतीय लोगों की हृदय जीतने की योजना बनाई उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने ये समझ लिया कि यहाँ के लोगों का हृदय जीत के ही यहाँ पर शासन किया जा सकता है। और इसी क्रम में उन्होंने फिर बेंथम, ठीक है, बेंथम एक विचारक थे और बेंथम के का एक अच्छा शिष्य, मतलब कि बेंथम के विचारों को मानने वाला विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक को भारत भेजा गवर्नर जनरल बनाकर। ठीक है, ताकि यहाँ की राजनीति में, यहाँ के जो प्रशासन था उसमें सक्रिय सुधार ला सके, क्योंकि अंग्रेजों को अब ये समझ में आ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आ गया था कि जो उनका अधिकार पत्र की जो स्वीकृति होती है, अधिकार पत्र का मतलब है जो उनको भारत में अधिकार दिया गया है भारत में व्यापार करने का, इसकी स्वीकृति दी गई है ब्रिटिश क्राउन द्वारा, उसको पाने में, दोबारा प्राप्त करने में कठिनाई आएगी। क्यों कठिनाई आएगी, क्योंकि जब देखेंगे कि भारत की हालत सामान्य नहीं है, वहाँ के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से परेशान हैं, तो वहाँ के जो वहाँ का क्राउन है इनको अनुमति नहीं देगा, वहाँ का जो शासन है, वहाँ की जो संसद है इनको अनुमति नहीं देगी अधिकार पत्र की। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को फिक्स करने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों को संभालने के लिए क्या किया गया, विलियम बेंटिक को भेजा गया। ठीक है, और विलियम बेंटिक ने यहाँ पे काफी सुधार किए। तो अब हम देखेंगे विलियम बेंटिक के क्या क्या सुधार थे। जैसा कि अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो भी आप देख लीजिएगा, ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था, उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से गवर्नर जनरल ने क्या क्या सुधार किए हैं। ठीक है, तो विलियम बेंटिक के सुधारों के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक ने सबसे पहले क्या किया, विलियम बेंटिक ने कोड़े मारने पर प्रतिबंध लगा दिए। और कोड़े मारने पर प्रतिबंध क्यों लगाया, इसका कहना था कि किसी भी अपराधी को सजा किस लिए देनी चाहिए, सुधरने के लिए। ठीक है, किसी भी अपराधी को सजा सुधरने के लिए देनी चाहिए, न कि उसको प्रताड़ित करने के लिए। ठीक है, तो इसका सीधा सा मानना था कि अपराधी भी जो होते हैं कि इंसान होते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए, इसलिए इसने क्या किया, कोड़े मारने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके अलावा क्या किया इसने, विधि आयोग का गठन किया। विधि आयोग का गठन किया किसके अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है, तो मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया और इससे क्या हुआ कि कानून का संहिताकरण किया गया, विधि का संहिताकरण किया गया लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। पिछले लेक्चर में आप जाएंगे तो ये चीजें थोड़ा सा विस्तार से समझाई गई हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ, स्थानीय भाषा पर जोर दिया गया, मतलब जो लोकल लैंग्वेज थी उस पर जोर दिया गया कि अब वहां की लैंग्वेज में भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इलाहाबाद में सदर दीवानी, सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई, दूरी कम करने के लिए, ताकि लोग यहाँ पे आके और फैसला करवा सके, कोई भी मैटर होने पे यहाँ पे आ सके, ताकि दूरी कम हो सके और लोगों को कलकत्ता ना जाना पड़े बार बार। ठीक है, इसलिए क्या किया गया, सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना कहाँ पे की गई, इलाहाबाद में की गई। ठीक है, ये सुधार हुआ। और यहाँ पे स्थानीय भाषा को भी सुनवाई होने लगी, स्थानीय भाषा में भी आप जाके अपना मुकदमा मतलब बता सकते थे, आप अपने पक्ष को रख सकते थे वहां पे। ठीक है, उसके अलावा सती प्रथा निरोधक कानून। सती प्रथा क्या थी, सती प्रथा में क्या होता था कि अगर किसी लेडीज के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, यानी कि किसी भी अगर
हस्बैंड की डेथ हो जाती थी किसी भी लेडी की, तो उस लेडी को क्या करना पड़ता था, उसको आग में जल जाना होता था। ठीक है, ये सती प्रथा थी। तो इसमें क्या किया गया, सती प्रथा निरोधक कानून बनाया इसने और सती प्रथा को रोक दिया पूरी तरह से। ठीक है, उसके अलावा आधुनिक शिक्षा प्रणाली, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना की, ताकि क्या हो, आधुनिक शिक्षा प्रणाली हो तो लोगों को काफी कुछ सीखने को मिले और लोग यहाँ के जो मुख्य रूप से जो असंतोष था यहाँ पे लोगों को के अंदर जो व्याप्त था वो कम हो सके। ठीक है, तो ये विलियम बेंटिक के सुधार हो गए। अब हम पढ़ेंगे तृतीय चरण। ठीक है, इसमें देखिए एक चीज और था, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता अब सुनिश्चित की गई कि प्रेस वाले भी अब सुनिश्चित है और पूरी तरह से वो न्यूज छाप सकते हैं, दे सकते हैं किसी भी तरह से। ठीक है, उनको बाध्य नहीं किया गया। पहले क्या था कि अंग्रेज अगर कोई केस करते थे वो चीजें न्यूज में नहीं आती थी, अब भारतीय कर देते थे, आ जाती थी। ये सब चीजों को स्वतंत्र कर दिया गया और प्रेस की स्वतंत्रता दी गई आगे। और भारतीय लोगों को बैन भी कर दिया जाता था। भारतीय लोगों का जो न्यूज़पेपर या यहाँ की कोई न्यूज होती थी उसको बैन कर दिया जाता था। भारतीय लोग यहाँ पे न्यूज नहीं छाप पाते थे, न्यूज अपने पब्लिश नहीं कर पाते थे। ठीक है, अब है तृतीय चरण जो हुआ 1858 से 1885 तक, सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण। ठीक है, सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण, ये कब हुआ, 1858 से 85। सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण का मतलब समझिए। अब क्या हुआ कि 1857 की क्रांति हो गई और 1857 की क्रांति में क्या हुआ था, मुख्य कारण यह माना गया था कि ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों से ही प्रभावित होकर यहाँ की धार्मिक नीतियों में हस्तक्षेप करने की वजह से ही लोग उग्र हुए और अंग्रेजों को ये चीजें समझ में आ गई, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको ये बात समझ में आ गई कि यहाँ के भारत के जो लोग हैं अगर वो एकजुट हो जाएं, मतलब साथ हो जाएं, तो कभी भी हमको यहाँ से भगा सकते हैं, हमको यहाँ से निकाल सकते हैं। ये चीजें उनको समझ में आ गई क्योंकि यहाँ पे बहुत कम सैनिक थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, ज्यादातर सैनिक यहाँ पे भारत के ही थे। जब सैनिकों में ही काफी वहां पे विद्रोह हो गया था 1857 की क्रांति में, तो इनको ये सब चीजें समझ में आ गई कि जो चीजें अभी हम कर रहे हैं धार्मिक नीतियों में जो कर रहे हैं, मतलब चीजें गड़बड़ कर रहे हैं, ये चीजें हमें आगे चल के गलत प्रभाव डाल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया गया। देखिए क्यों हुआ था ये, अभी इसके पहले हमने जो पढ़ा सक्रिय हस्तक्षेप की नीति, उसमें सक्रिय हस्तक्षेप भी किया गया। लोगों को ये समझिए कि एक तरह से उल्लू बनाने का काम किया गया। लोगों को ये भी बोला गया कि हाँ हम आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे काम नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब क्या हुआ, सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया गया कि अब अंग्रेज क्या था कि डायरेक्ट किसी चीज पे अटैक नहीं करेंगे, मतलब कोई भी चीज ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि लोग यहाँ की आम जन प्रभावित हो। ठीक है, आम जन को प्रभावित नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से। और अब ऐसी नीति अपनाई गई जिससे किसी भी प्रकार का लोगों को, मतलब किसी भी प्रकार की समस्या का लोगों को सामना न करना पड़े और लोग एकजुट रहे। मतलब ये समझिए कि इसके आगे जो भी सुधार कार्य हुए, मतलब 1858 से 1885 के बीच में जो भी सुधार कार्य हुए वो भारतीय लोगों के हितों को ध्यान में रखकर नहीं किए गए, लेकिन फिर भी उनको ऐसा बनाया गया, मतलब लोगों को दिखाने के लिए ऐसा बनाया गया कि वो सिर्फ आपके हित में है। मतलब जो भी चीजें उस समय हुई उसमें ये कहा गया कि अब आपके हित में होगी। जैसे 1858 में क्या हुआ था कि जो शासन था यहाँ का, शासन किसके हाथ में ले लिया गया, क्राउन के हाथ में चला गया। ठीक है, क्राउन के हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था, वहां का अधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो ये चीजें सिर्फ दिखाने के लिए हुई थी, लेकिन उसका मेन जो मकसद था अभी भी भारतीय लोगों को अपना उपनिवेश बनाकर रखना था, भारत को अपना उपनिवेश बनाकर ही रखना था। ठीक है, तो ये हो गया सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण, तृतीय चरण। अब चौथा चरण है 1885 के बाद। देखिए 1885 के बाद क्या हुआ, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई। ठीक है, भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई 1985 में। और 1985 में इसकी स्थापना होने के बाद क्या हुआ कि राष्ट्रवादियों के दबाव में नीति निर्माण, अब अंग्रेज जो भी निर्माण करते थे, क्योंकि 1985 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई तो ये एक ऐसी पार्टी बन गई कि मतलब पूरे भारत की ग्लोबल पार्टी बन गई पूरी तरह से। ठीक है, तो लोग अब किस पे डिपेंड हो गए, कांग्रेस पे डिपेंड हो गए। तो अब क्या हुआ
कि अंग्रेज आपको के पास अब जो भी चीजें थी, अब ये जो भी नीतियां बनाते थे, अब ये पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि अब हमको लोगों को जवाब नहीं देना पड़ेगा। अब लोगों को जवाब कौन देगा? अब लोगों को जवाब देगी कांग्रेस पार्टी। हमको किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता, किसी भी प्रकार से कोई भी दबाव नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी उसमें क्या कर रही थी? प्रतिनिधित्व कर रही थी एक तरह से भारतीय लोगों का, और हम कांग्रेस के प्रति जवाब दे हैं, और लोग कांग्रेस को जवाबदारी क्या थी, एक तरह से समझिए वहां कांग्रेस को भी उल्लू ही बनाया जाता था। और कांग्रेस चूंकि बहुत ज्यादा उदारवादी थी, ठीक है, कांग्रेस बहुत ज्यादा उदारवादी थी, इस वजह से उन्होंने क्या किया कि अहिंसा के तरीके से बहुत सारी मांगों को रखने की कोशिश की। हालांकि अंग्रेजों ने इसको पूरा नहीं किया, और आगे चलकर इन्होंने उन्हीं लोगों को फिर प्रभावित किया, मतलब कांग्रेस के जो लोग थे उनको भी प्रभावित किया इसने। और उनको भी समझ में आ गया था आगे चल के कि अंग्रेज जो हैं ये सिर्फ यहाँ पे शासन करना चाहते हैं, इनका मूल उद्देश्य शासन करना है, न व्यापार करना है, यहाँ पे प्रशासन करना है, न कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का सुधार करना है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि परिणाम क्या क्या हुए। ठीक है, तो अब परिणाम देखते हैं कि जो ये ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति थी, इसके परिणाम क्या हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक परिणाम के बारे में। ठीक है, पॉजिटिव परिणाम क्या रहे, सकारात्मक परिणाम क्या रहे, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो परिणाम था वो था आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास। ठीक है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। इससे क्या हुआ? आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास होने से इससे क्या हुआ कि जो यहाँ का युवा वर्ग था, जो लोग पढ़ाई करते थे, युवा वर्ग, उनके अंदर मूल्यों का समावेश हुआ। मूल्य का मतलब है जैसे मानवाधिकार जैसे, ठीक है, मानवाधिकार हो गया, उसके अलावा हो गया स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता। ठीक है, तो मानवाधिकार, स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्य लोगों के अंदर समाहित हुए। ठीक है, तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास से क्या हुआ कि मानवाधिकार, स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्य लोगों के अंदर आया, और लोगों को ये समझ में आ गया कि मानवाधिकार बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को खत्म किया गया, जैसे सती प्रथा जैसी चीजों को। स्वतंत्रता, लोगों को अब ये समझ में आया कि स्वतंत्रता बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि भारत उपनिवेश था। उसके अलावा समानता, जब लोग एक दूसरे से मिलते थे, क्योंकि शिक्षा प्रणाली में जो पाश्चात्य शिक्षा थी उसमें सीधे सीधे ये चीजें उजागर की गई थी कि समानता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज भी आप देखते होंगे कि भारत में कुछ जगहों पे छुआछूत जैसी चीजें अभी भी विद्यमान है, लेकिन ऐसा अगर हम वेस्टर्न कल्चर में जाएंगे तो ये चीजें देखने को नहीं मिलती। तो कुछ चीजें देखिए, कहीं कहीं कुछ चीजें सही होती हैं, लेकिन कुछ चीजें खराब भी होती हैं। तो वहां पे अंग्रेजों की जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली थी कहीं हद तक ठीक थी। हालांकि वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे नकारात्मक परिणाम में कि इसका इन्होंने इस्तेमाल क्यों किया था। तो मानवाधिकार, स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्य यहाँ की युवा वर्ग के अंदर समाहित हुए। ठीक है, उसके अलावा महिला शिक्षा पर बल दिया गया। महिला शिक्षा पर बल, ठीक है, महिला शिक्षा पर बल दिया गया। और उसके अलावा महिलाओं से संबंधित कुप्रथा समाप्त की गई, जैसे सती प्रथा वगैरह थी। तो ये महिलाओं से संबंधित जो कुप्रथा थी समाप्त की गई, और लोग अब महिला शिक्षा पर बल देने लगे, और महिलाओं को भी अब पढ़ने का अधिकार हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे शिक्षित मध्य वर्ग का उदय। शिक्षित मध्य वर्ग का उदय। अब देखिए, जब ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, उससे क्या हुआ? शिक्षित मध्य वर्ग का विजय हुआ, उदय हुआ, क्योंकि काफी लोग अब शिक्षित हुए। और शिक्षा का परिणाम ये रहा कि शिक्षित मध्य वर्ग का जो उदय हुआ, उसने क्या किया, यहाँ के जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन थे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे, उसमें सक्रिय भूमिका निभाई लोगों ने। ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। उसके अलावा जो ब्रिटेन का जो शोषक चेहरा था, ब्रिटिश शोषक चेहरा था, उससे जनता को, भारतीय जनता को उन्होंने वाकिफ भी कराया, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे, इनको पता था, क्योंकि ये अंग्रेजों की तरह ही सोचते थे, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर मतलब आधुनिक शिक्षा पद्धति से पढ़ते थे, इसलिए इन लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाती थी। तो ऐसे लोगों ने सामाजिक धार्मिक आंदोलनों में न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसके अलावा जो ब्रिटिश का जो शोषक चेहरा था उसको भी लोगों के सामने क्या किया, उजागर किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे अब ये सकारात्मक परिणाम हो गए, अब हम बात करेंगे नकारात्मक परिणाम के बारे में।
नकारात्मक परिणाम। देखिए सकारात्मक परिणाम में क्या था, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास उन्होंने क्यों किया? आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास अंग्रेजों ने, ब्रिटिश कंपनी ने इसलिए किया था क्योंकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली रहेगी तो एक ऐसा वर्ग सामने आएगा जो उनकी बनी हुई चीजों को, मशीन से बनी हुई चीजों को खरीदेगा। इससे क्या होगा, उनका बाजार बढ़ेगा। और ये लोग क्योंकि अंग्रेजों की तरह ही रहेंगे, इनका सोचना, खाना पीना, रहना अंग्रेजों की तरह हो जाएगा, तो इससे उनका फायदा होगा। उसके अलावा महिला शिक्षा पर बल दिया और शिक्षित मध्य वर्ग का उदय किया। देखिए इन सब चीजों को अगर हम देखने पे पाएंगे तो जो अंग्रेज थे उनका देखिए मुख्य उद्देश्य था, वो वहीं तक काम करते थे जहां पर उनके हित प्रभावित नहीं होते थे। मतलब जहां उनके हित प्रभावित होने लगे वहां पे वो सुधार करना बंद कर देते थे। उनका सुधार सिर्फ उसी जगह तक था जहां तक उनके हित चलते थे। लेकिन उसी क्रम में क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे सुधार कार्य भी हो गए जो उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन वो हो गए। ठीक है, उन्होंने किया अपने हिसाब से, सिर्फ अपने ब्रिटिश हितों के लिए किया था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जैसे सती प्रथा हो गई। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास तो उन्होंने अपने फायदे के लिए पूरी तरह से किया था, लेकिन इसका भी जो परिणाम था वो सकारात्मक कहीं ना कहीं भारतीय लोगों के लिए हो गया। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, फूट डालो राज करो का, फूट डालो राज करो नीति का निर्माण किया। और इसी नीति पर उन्होंने लोग को, यहाँ के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे, धार्मिक दंगा कराते थे, ठीक है, राजनीतिक दंगा कराते थे। मतलब जिस तरह से वो चाहते थे लोगों को, यहाँ पे फूट डालते थे लोगों के अंदर और वहां पे राज करते थे। उनका पूरी पॉलिसी इसी पे निर्मित थी, फूट डालो राज करो। आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। यहाँ पे अंग्रेजों ने पूरी तरह से अब क्या किया कि जितनी भी चीजें की, पूरी चीजें आप अभी तक हमने शुरू से जहां से पढ़ी, प्रथम चरण से लेके आखिरी चरण तक, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने हितों को, अपने प्रशासन को, अपने व्यापार को ध्यान में रखकर की है। कहीं पे कोई चीज उन्होंने भारत के लिए अच्छा नहीं किया अपने हिसाब से, लेकिन वो कहीं ना कहीं भारत के लोगों के लिए कुछ चीजें ठीक हो गई। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर था यहीं पे समाप्त होता है। अब हम आगे अपना जो चैप्टर होगा उसमें कुछ प्रमुख सुधार कानून हुए जैसे सती प्रथा वगैरह, तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा शुरू से लास्ट तक। अगर कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम आपको लगेगी, जो चीजें नहीं समझ में आएगी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री के और भी वीडियोस पड़े हुए हैं, पुर्तगालियों के आगमन से, मतलब यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन से लेके अभी तक के सारे वीडियोस पूरे क्रम से पड़े हुए हैं। एक भी टॉपिक छूटा नहीं है, ये समझिए। सारी चीजें एकदम क्रम से, कोई भी एग्जाम अगर आप देने जाएंगे तो आपको ये चीजें जरूर मिलेंगी, कोई भी चीज नहीं छोड़ी गई। तो आप लोग एक बार जाके जरूर देखिएगा। और उसके अलावा हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी सीरीज चल रही है, उसको भी देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।